नमस्कार साथियों, मैं ओम सिंह भाटी। आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका दूसरा पेपर 26 जनवरी को आयोजित हुआ था। उसके वीडियो सॉल्यूशन, केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन को लेकर मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें कुछ क्वेश्चन अपन ने उनका सॉल्यूशन किया था। वीडियो सॉल्यूशन से आपको उस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन के बचे हुए टॉपिक्स, क्योंकि जो पीछे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उसके क्वेश्चन इतने समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में आ रखे हैं। इसमें जो हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चन है जो बड़े लेवल के क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं, उनका आज वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो पेपर है वो आपका आयोजित हो गया था और इसके कुछ क्वेश्चंस जो अपन ने किए थे, कहाँ तक कर लिए थे, मेरे हिसाब से अपन चल रहे थे ये वाला क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर दिया था और इसका आंसर ये ए था। ठीक है, अब आगे जो अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब ठंडे सांद्र H2SO4 का एल्कीन के साथ योग किया जाता है तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है। तो निश्चित रूप से जब एल्कीन के ऊपर H2SO4 का योग करवाया जाता है, एल्कीन के ऊपर H2SO4 का योग करवाया जाता है, तो ये जो आपका जो इसके ऊपर योग होता है वो किसके अनुसार होता है? मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। अब आपको ये पता है कि मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया के द्वारा लगता है। इसमें मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार एल्कीन के ऊपर ठंडे सांद्र H2SO4 का योग करवाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अभिक्रिया होती है और बनेगा क्या? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। अभिक्रिया कैसे होती है उसको आप थोड़ा सा समझना कि एल्कीन के ऊपर H2SO4 का योग करवाया जाता है। एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2, ये एक एल्कीन, इसके ऊपर H2SO4 का योग करवाना है तो H2SO4 को मैं यहाँ तोड़ के लिख सकता हूँ। ये H2SO4 को यहाँ पर तोड़ के समझाऊंगा आपको कैसे होगा। SO3 एक हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये HO, ये SO3H, H2SO4 हो गया। ठीक है, समझने के लिए इसको बता रहा हूँ, समझने के लिए इसको आपका ये ऐसे हो जाएगा। इसके ऊपर H2SO4 का क्या करवाया जाता है? H2SO4 का इसके ऊपर योग करवाया जाता है। अब बनेगा क्या? ये कहता है कि इसका जो ऋणावेशित भाग है वो उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ये मार्कोनिकॉफ का। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एल्कीन है वो सममित एल्कीन ली जाती है, इसलिए जहाँ एक तरफ तो क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सीधी बात है, वो वाला जो हाइड्रोजन है वो वहाँ जुड़ जाएगा। या फिर ये इसमें जो बनेगा ये बनेगा CH3, ये CH2, CH3 CH2O SO2 और आपका OH, ये बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, या एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अपन भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तो ये जो अभिक्रिया पूछी है कि ये जो क्रियाविधि होती है कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्रियाविधि के द्वारा यह अभिक्रिया संपन्न होती है। जस्ट इसका अगला क्वेश्चन 68 नंबर जो क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। 68 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है कि एक X है कि अभिक्रिया H2O के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाने पर 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल बनता है। 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल बनता है तो वह X क्या होगा? अब बनेगा क्या? 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल बनता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसमें से अपन अगर देखें तो इसका जो उत्तर है वो ये है, C है। 2-मेथिल प्रोपीन की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2O जल के साथ करवाई जाती है तब ये बनता है। अभिक्रिया कैसे होगी उसको समझना। यहाँ पर 2-मेथिल प्रोपेन का सूत्र होता है ये CH3C, यहाँ पर आपका CH2 मेथिल लिया जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये CH2, इसके ऊपर जल का योग करवाया जाता है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया करवाई जाती है। तब यहाँ पर क्या होगा? इसका जो ऋणावेशित भाग है वो यहाँ जुड़ जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन बचेगा वो आपके जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा? ये CH3
इधर नीचे CH3 है ही, ऊपर क्या जुड़ जाएगा OH, और इधर क्या हो जाएगा CH3। तो ये देखो 2 मैथिल, 1 2 और 3, ये दूसरे कार्बन पर मैथिल, 2 मैथिल, फिर प्रोपेन 1 2 3, तो ये जाएगा प्रोपेन, और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा OH, इससे और पीछे क्या लगेगा ऑल हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये बन जाएगा। तो एल्किन कौन सी होगी, 2 मैथिल प्रोपिन एल्किन के अभिक्रिया जल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल बनता है। ये भी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। इलेक्ट्रॉन से नहीं का सीधी बात है, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार क्या हो रहा है, योग होता है। फिर अगली अभिक्रिया दी गई अभिक्रिया में क्या है, एल्कीन के ऊपर, एल्काइन के ऊपर हाइड्रोजन का अपचयन करवाया जाता है, हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है किसकी उपस्थिति में, अलग अलग उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि जोड़ा जाता है तो यहाँ पर 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना रहती है। क्या रहती है, 2 प्रकार की एल्काइनों की बनने की संभावना रहती है यदि एल्काइनों का अपचयन करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, यदि एल्काइनों का अपचयन करवाया जाता है किसकी उपस्थिति में, द्रव अमोनिया, सोडियम और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा वो ट्रांस एल्कीन बनती है। और अगर वो लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाया जाता है तो वहाँ पर कौन सी एल्कीन बनती है, सिज एल्कीन का निर्माण होता है, ये बनेगा आपकी सिज एल्कीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा, अब इसमें यही कह रहा है कि सिज और ट्रांस का निर्माण होता है, बिल्कुल इसको पिछले टेस्ट में भी अपना अच्छे से समझा रखा था। अगर आपको समझना है कि ये अभिक्रिया यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे बनता है, तो यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा CH3, यहाँ रहेगा C2H5, यहाँ रहेगा H और यहाँ रहेगा H। अगर पीडी और कार्बन की उपस्थिति में, लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी वो सिज एल्कीन बनती है। और यहाँ पर सिज एल्कीन का मतलब दोनों एक जैसे समूह एक और रहते हैं, कार्बन द्विबंध कार्बन परमाणु के एक और ऊपर की ओर दोनों समूह एक तरफ रहते हैं, तो वो सिज होगी। अब यही कार्बन क्या हो जाएंगे, इन कार्बन पर जो दोनों समूह हैं वो अलग अलग दिशा में रहते हैं। ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या हो जाएगा H, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H5, यहाँ इधर CH3 रह जाएगा और यहाँ H रह जाएगा। ये दोनों ऊपर की ओर, मतलब इधर की साइड दोनों समूह अलग अलग है, इसलिए यहाँ कौन सी एल्कीन होगी। उत्प्रेरक आपको ध्यान रखना है कि जब द्रव अमोनिया की उपस्थिति में, सोडियम धातु और द्रव अमोनिया की उपस्थिति में एल्काइन का अपचयन करवाया जाता है तो एक क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन का निर्माण, और लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनता है, सिज एल्कीन का निर्माण होता है। सिज और ट्रांस, ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है A और B के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन के साथ आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, एल्कीनों का ऑक्सीकरण करवाया जाता है। ये आपका जो है वो असंतृप्तता का परीक्षण होता है, असंतृप्तता का परीक्षण होता है। एल्कीनों में असंतृप्तता के परीक्षण के लिए इस अभिक्रिया को करवाया जाता है। द्विबंध है उसके ऊपर इसका किसका योग होता है, जो आपका योग करवाया जाता है, जल का योग करवाया जाता है। होगा क्या, यहाँ से जो आपका ये OH है और एक H है, यहाँ जाके जुड़ जाएगा ये और यहाँ जाके जुड़ जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पर यहाँ होता क्या है, देखो यहाँ से ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर एक बनेगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये OH और ये OH, यहाँ पर आपके जो बन जाएगा ग्लाइकोल बन जाता है। क्या बन जाएगा, ग्लाइकोल बन जाता है। तो ये बनेगा CH2OH और ये CH2H, एक तो ग्लाइकोल बन गया। दूसरा क्या बनता है, CH2OH CH2 ग्लाइकोल बन गया, और दूसरा इसके ऊपर जब क्रिया करवाई जाती तब यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा CH3, ये CH, ये OH, ये CH2 और ये OH। इसका योग पूरा इसके ऊपर करवाना है। यहाँ से क्या बनेगा, OH बनेगा और OH बनेगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, OH, एक समूह कहाँ जुड़ जाएगा, आपके यहाँ जुड़ जाएगा, और एक समूह आपके क्या जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपस में ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ भी आपके क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि तभी ये एथाइन की अभिक्रिया, नहीं एल्कीन ही है ना, नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, एल्कीन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर भी जुड़ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ उत्पाद की मैं बात कर रहा हूँ, ये बन जाएगा, तो ये यहाँ पर आपके ये वाला बन जाता है। तो ये बहुत अभी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, एल्काइनों का ऑक्सीकरण असंतृप्तता का परीक्षण है वो, और इसमें क्या बन जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा, वो क्या होगा, डी होगा। अगले जो अभिक्रिया है वो ओजोनी अपघटन की अभिक्रिया है। ये कह रहा है कि यहाँ पर एक एल्कीन है, इसका ओजोनी अपघटन किया,
ये ओजोनोइड बना और जिंक की उपस्थिति में इसका जल अपघटन किया, तब एक तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा और इसके साथ में क्या बनेगा। तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि एक एल्कीन ले जाएगी प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र होता है CH3 CH डबल बॉन्ड ये CH2, इसके ऊपर इसका योग करवाया तब ये बना। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ा जाता है, यहाँ से ये बनेगा CH3 CHO, तो एक बन जाएगा CH3 CHO और दूसरा क्या बनेगा HCHO, दूसरा इसके साथ में ये बनेगा H मतलब HCHO या HCOOH, HCOOH नहीं HCHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। एक ये बन जाएगा, तो दूसरा क्या होगा एथेनॉल होगा। एथेनॉल और प्रोपीन कहाँ है, मतलब यहाँ जो ये बनेगा ये क्या है प्रोपीन है और इसके साथ में ये बनेगा वो क्या है एथेनॉल है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपको अपने टेस्ट में ही देखने को मिलेंगे। बाकी कॉपी पेस्ट वाला मामला चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो। अपने लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन और इतने शानदार लेवल के क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को, खुद मेहनत करके बनाते हैं और आप तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप जुड़े रहना, बहुत अच्छा पेपर बहुत अच्छे से आपको मिलने की हमेशा कोशिश रहती है कि आपको वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसके लिए बात हो रही है। ऐसा क्वेश्चन पढ़ने के टाइम आप है ना पेन यूज करें कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं है का पूछ रहा है कि एल्कीनों के ओजोनीकरण में प्रयुक्त होने वाला इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती जो होता है वो मुक्त मूलक होता है। चलो एक बार इसको छोड़ो, फ्री रेडिकल होता है, इसको छोड़ के चलिए। दूसरा है कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया के हाइड्रोजनों कि विस्थापन की दर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब जो हैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है उसमें जो हाइड्रोजन निकलते हैं उसका विस्थापन होता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो दर होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। बिल्कुल सत्य कथन है कि हाइड्रोजन के विस्थापन की दर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है। बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा बंद होते हैं और 3 पाई बंद होते हैं। बिल्कुल सत्य बॉन्ड राइट सेंटेंस है कि 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की एल्केनों के साथ क्रियाशीलता का क्रम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। सबसे ज़्यादा जो एल्केनों की क्रियाशीलता में अधिक क्रियाशील होता है वो फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होता है। ये भी बिल्कुल सत्य है। एल्कीनों का जो ओजोनीकरण होता है उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ओजोनोइड बनता है। क्या बनता है, ओजोनोइड बनता है, मुक्त मूलक नहीं होता है, ओजोनोइड बनता है और फिर उसकी जिंक और H2O के साथ उसका अपचयन करवाया जाता है, जिंक के साथ उसका क्रिया करवाई जाती है जिंक की उपस्थिति में, फिर जाके वो क्या बनता है कार्बनिक यौगिक बनते हैं वहाँ जाके। तो यहाँ ये मुक्त मूलक नहीं होता है, वहाँ ओजोनोइड होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, एक एल्कीन के ओजोनीकरण के द्वारा एथेनॉल और पेंटेन 3 ऑन का मिश्रण, मतलब एक तो एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन का मिश्रण प्राप्त होता है। एक का आयुपेशी नाम क्या होगा। इसमें आपको अगर अपन देखें कि क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका जो एक चीज़ बन रही है कि एक तो एथेनॉल बन रहा है और उसके साथ में एक क्या बन रही है कीटोन पेंटेन 3 ऑन का मिश्रण प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले इसको देखो, थोड़ा सा पेन को छोटा कर देते हैं, उसमें फिर अपन कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से होगा। इसमें आपका राइट आंसर है वो आपको देखो, ये तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर ये है, लेकिन आपको उसमें देख के मिलाना पड़ेगा कि इसका राइट आंसर ये कैसे निकला। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये 3 एथिल पेंट 2 इन का फॉर्मूला अपन लिखते हैं। 3 एथिल पेंट 2 इन, 3 एथिल पेंट 2 इन का फॉर्मूला क्या होगा, तीसरे पे एथिल आएगा। तो यहाँ पे देख के चलते हैं अपन कि ये आपके CH3, इसको थोड़ा सा यहाँ कहाँ लिखें ये देख लेते हैं, 3 एथिल पेंट 2 इन, मतलब ये CH3 फिर 3 एथिल या 2 एथिल आएगा। इसमें जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया मेरे हिसाब से 3 एथिल पे करते हैं। देखो रुको एक बार, ये CH3 ये CH मतलब दूसरे कार्बन पे क्या 2 इन है और ये डबल बॉन्ड ये C और यहाँ पे क्या आएगा एथिल, तो ये C2H5 3 एथिल पेंट 2 इन। तो ये दो इसकी कितनी होगी, 1 2 2 4 और इसकी कितनी होगी 4, ये CH2 और ये CH3 3 एथिल पेंट 2 इन, ये बन गया। अब यहाँ तो एक तो क्या बनेगा एथेनॉल बनेगा और एक क्या बनेगा आपके
पेंटेन 3 ऑन बनेगा। ठीक है, देखते हैं। अब देखो ये वाला जो सूत्र हो गया किसका, 3 जो बन गया आपके 3 एथिल पेंट 2 इन, ये तीसरा 1 2 और 3, तीसरे कार्बन पर क्या है, एथिल है, 1 और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और 1 और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है, दूसरे पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, और फिर क्या होगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है, ओजोनीकरण करवाना है, इसकी क्रिया ओजोन से करवानी है। ओजोन में ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगी, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ जाके ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो डबल बॉन्ड वाले मैं कार्बन को लिख रहा हूँ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अगर अपन लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एक और डबल बॉन्ड वाला कार्बन दूसरा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको आप हाइड्रोजन से जोड़ दो, और इधर की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ये दूसरा कार्बन, इस दूसरे कार्बन से एक तरफ जुड़ा हुआ है C2H5 और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है CH2, ये CH3 C2H5 ये। फिर यहाँ इसके बीच में क्या जुड़ी है, आपके ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी। फिर इसको ऐसे तोड़ दो, फिर इसको ऐसे तोड़ दो। अब जैसे भी इसको तोड़ा जाएगा तो आपके क्या बनेगा, इधर CH3CHO, तो ये बन जाएगा CH3CHO। उसके साथ में क्या बनेगा, CH3, ये बन जाएगा C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, C2H5 मतलब 4 कार्बन और 5 कार्बन, पेंटेन, ये पेंटेन 3, तीसरे कार्बन पर ऑन आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पेंटेन 3 ऑन, ये तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपके एथेनॉल बन जाएगा, और ये पेंटेन 3 ऑन बन जाएगा। तो ये वाली एल्कीन होगी, कौन सी एल्कीन, 3 एथिल पेंट 2 इन के ओजोनी अपघटन से क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा, और पेंटेन 3 ऑन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब आगे बात करते हैं, आपके जो क्वेश्चन है वो एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपके पूछा गया है, और उसमें क्या है कि नीचे 4 संरचनाएं दी गई है, उन संरचनाओं में से कौन सी संरचनाएं हैं जो आपके एरोमेटिक होगी और कौन सी है जो एरोमेटिक नहीं होती है। अब एरोमेटिकता के लिए आपको ये ध्यान पता होना चाहिए कि कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा, जब उसके अंदर ये वाले रूल लगते हैं। कौन से रूल लग रहे हैं कि उसके अंदर पहला है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, समतलीय वलय होनी चाहिए, तो ही है तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। समतलीय वलय होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरी चीज़ है उसके अंदर वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, वलय के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनका क्या होना चाहिए, विस्थानीकरण होना चाहिए। वलय में पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से विस्थापन होना चाहिए, विस्थानीकरण होना चाहिए। और तीसरी कह रही है कि वलय के अंदर जो वलय है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 3 रूल है, इन 3 रूल के अकॉर्डिंग, और ये रूल जो कहलाता है वो किसका रूल होता है, हकल का नियम कहता है कि कोई भी यौगिक है वो एरोमेटिक कब होगा, जब उसके अंदर समतलीय वलय होगी, पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से उस वलय के अंदर विस्थानीकरण होगा, और वलय में कितने इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो यौगिक एरोमेटिक होगा। ठीक है, जो पहली जो आपकी स्ट्रक्चर दी हुई है साइक्लोप्रोपेनियल धनायन है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, और उसके अंदर समतलीय वलय भी है, और वलय के साथ साथ समतलीय वलय भी है, और वलय के साथ साथ पाई इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण विस्थापन है। तो ये वाली जो अभिक्रिया है वो क्या होगी, एरोमेटिक होगी। इसके अंदर क्या है, दूसरी बात है कि इसके अंदर जो दूसरा एग्जाम्पल है उसके अंदर समतलीय वलय नहीं है, समतलीय वलय नहीं है, लेकिन इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 4 6 और 8 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन समतलीय वलय नहीं होने के कारण ये क्या नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। तीसरा जो यौगिक है उसके अंदर समतलीय वलय है, सीधी बात है कि समतलीय उसके अंदर क्या है, समतलीय वलय है, और वलय के साथ साथ इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के कारण ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अगला, इसके अंदर समतलीय वलय तो है, समतलीय वलय है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला और तीसरा है, ये यौगिक क्या होगा, एरोमेटिक होता है। फिर अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये शायद कहीं ना कहीं आरपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एल्कीन ओजोनीकरण द्वारा केवल कीटोन का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, केवल कीटोन का निर्माण करती है, कीटोन बनना चाहिए। अब
देखने पर अगर अपन पता करते हैं तो यहाँ पर अब देखो ऑक्सीजन, आप सीधा पूरी अभिक्रिया को लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन ओजोनीकरण अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन वहाँ जुड़ेगी जहाँ पर द्विबंध होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आपको जोड़ना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ने के लिए ऐसे जुड़ जाएगी, एक इधर जुड़ जाएगी, एक इधर जुड़ जाएगी, एक इधर जुड़ जाएगी, ये तो जाएगा, इधर ऐसे तोड़ दो, इधर एक तोड़े, ये बनेगा CH3CHO CH3CHO। तो यहाँ पर कीटोन नहीं बन रही है। दूसरी वाली है, तो इसके ऊपर अगर आपको एल्कीन ओजोन जोड़नी है तो एक इधर जुड़ जाएगी, ये जुड़ जाएगी, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये बन जाता है कीटोन। मतलब यहाँ पर ये तो एसीटोन बन रहा है, लेकिन यहाँ पर CH3CHO बन रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब तीसरी एल्केन आती है ये, इसके ऊपर अगर आप योग करवाते हो, किसका, ओजोन का योग करवाते हो, तब क्या बनेगा, ये देखो ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, तो ओजोन ऑक्सीजन जोड़ नहीं है, तो ऐसे जोड़ दो, ये जुड़ जाएगी ऐसे और ये जुड़ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है, एक मिनट रुकना, यहाँ पर जुड़ेगी। आपके जो ये कार्बन है ना, हाँ, आपके कहाँ जुड़ेगी, ये वाला यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर जो आपके हैं वो कार्बन है ही, और यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा ऑक्सीजन, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब इसको तोड़ना है, कहाँ से टूटेगा, ये ऐसे टूट जाएगा। तो यहाँ क्या बना, CH3, ये बढ़ाइए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा क्या बनेगा, एक चीज़ ये बनेगी आपकी, ये तो है ही, और उसके साथ में डबल बॉन्ड द्वारा ऑक्सीजन, ये भी क्या है, एक प्रकार का कीटोन है, ठीक है। तो ये केवल कीटोन बन रहा है, तो ये भी बिल्कुल सत्य बात है। और उसके साथ में अगर इसको देखें तो इसमें भी आप ऑक्सीजन जोड़ के इस डबल बॉन्ड को हटा देना, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ देना, एक ऑक्सीजन यहाँ, और ये 3 ऑक्सीजन जुड़ गई, इसको ऐसे तोड़ दो, इसको ऐसे तोड़ दो, ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन बन गया। इधर क्या बनेगा, CH3 का होल 2, CH3 का होल 2 मतलब होता है ये डबल बॉन्ड O पड़ा है, ये डबल बॉन्ड O, और ये भी CH3, ये भी क्या बना, कीटोन बना। तो ये तीसरा और चौथा दोनों एल्कीन है, जो क्या बनाती है, ओजोनीय अपघटन द्वारा एल्कीन का निर्माण करती है। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे वो हाइड्रोकार्बन के, मैंने केमिस्ट्री के पूरे इस टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे हाइड्रोकार्बन के वो मैंने समझा दिए हैं। बाकी इसमें जो बिल्कुल ये जो इसमें आपके कुछ और क्वेश्चन होते हैं, देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपके जो क्या बोलते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर समझाने की आवश्यकता है नहीं। अब ये अगला जो क्वेश्चन है वो ब्यूट-2 इनके क्षारीय के एमिनो एसिड अभिक्रिया करने के तत्पश्चात उच्च ताप पर अम्लीकृत करने पर प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। हाँ, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो 90 नंबर क्वेश्चन है ब्यूट-2इन। अब ब्यूट-2इन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ब्यूट-2इन जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ब्यूट-2इन होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये ब्यूट-2इन है। इसके ऊपर क्षारीय KMNO के साथ अभिक्रिया करवाने के पश्चात उच्च ताप पर, मतलब क्षारीय KMNO4 के साथ अभिक्रिया करवाने पर उच्च ताप पर जो अभिक्रिया होती है करने पर अम्लीकृत करने के पश्चात, तो यहाँ पर KMNO को साथ की अभिक्रिया करवाई जाती है KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और लास्ट में इसको क्या करना, अम्लीकृत करना है। अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त होगा क्या बनेगा, यहाँ पर अगर ब्यूट-2इन है तो यहाँ पर इसमें यहाँ 2 अणु बनते हैं, किसके, एसिटिक एसिड के 2 अणु बनते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये एसिटिक एसिड के 2 अणु बनते हैं। यहाँ पर एसिटिक एथेनोइक अम्ल बनता है। अगर यहाँ पर आपके जो लिया है वो ब्यूट-2इन लेने पर यहाँ पर क्या बनता है, एथेनोइक एसिड के एसिटिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद में अगर बात करते हैं अपन जो अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें किसके बारे में बताया गया है, इस अभिक्रिया के अंदर निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद बी की पहचान कीजिए। ये जो अभिक्रिया है वो बेंजीन का क्या है, ओजोनीकरण है। बेंजीन का क्या है, ओजोनीकरण है। और जब भी बेंजीन का ओजोनीकरण किया जाता है, जब भी बेंजीन का ओजोनीकरण करवाया जाता है तब बेंजोनोइड बनता है और बेंजोनोइड का जल अपघटन करते हैं। यहाँ पर ये जो ए बनता है वो बेंजोनोइड बनता है। क्या बनता है, यहाँ पर किसकी, बी की पहचान करती है। यहाँ जो ए बनेगा वो बनता है बेंजोनोइड,
मतलब बेंजीन के ऊपर ओजोन का योग करवाना है, बेंजोनोइड बनता है। इसका वापस क्या करवाया है, जल अपघटन करवाया है, और यहाँ पर जो बनता है वो क्या बनता है, ग्लाइओक्सेल बनता है। ये अभिक्रिया अपनी बुक के अंदर भी मेरे हिसाब से दी हुई होनी चाहिए, जो अपनी PYQ बुक है। अगर आप उसका क्वेश्चन जाके उठा के देखोगे तो मेरे हिसाब से उस बुक के अंदर ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। अब बुक के अंदर हाइड्रोकार्बन वाले में जाके देख लेना, आपको इसकी रिएक्शन मिल जाएगी। जब भी बेंजीन के ऊपर किसका योग करवाया जाता है, ओजोन का योग करवाया जाता है, तब बेंजोनोइड बनता है, और जिसका जल अपघटन करने पर ग्लाइओक्सेल। अब ग्लाइओक्सेल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये बनता है HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये H। ये जो आपका बनता है जिसको कहते हैं ग्लाइओक्सेल कहते हैं, और ये किसका निर्माण होता है, ग्लाइओक्सेल का निर्माण होता है। अगली जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करते हैं। अब टाइम भी थोड़ा वीडियो का बहुत लंबा हो गया, 25 मिनट का ये वीडियो हो गया है, लेकिन अपन अगर बात करते हैं, मेरे हिसाब से इस वीडियो को यहीं रोक देना चाहिए। अगला जो 4-5 क्वेश्चन बचेंगे मैं उस पर छोटे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि दिन पूरा स्कूल में काम करने के बाद में जब घर पे आते हैं थोड़ी थकावट भी रहती है, तो इतना ही मैं इस वीडियो के अंदर बोल पाऊँगा। अगले जो 5-7 क्वेश्चन बचेंगे उसको मैं अगले वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा ये C हो जाएगा, ग्लाइओक्सेल बनता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मेरी तरफ से जितना भी कोशिश होता है मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करूँगा, बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। बस आप विश्वास बनाए रखना, मेहनत करते रहना, सक्सेस आपको अपने आप मिल जाएगी। मेहनत करनी पड़ेगी और विश्वास रखना पड़ेगा किसी एक कंटेंट। मैं नहीं कह रहा कि मेरे कंटेंट के ऊपर विश्वास कीजिए, किसी भी कीजिए। आपको जहाँ भी अच्छा कंटेंट मिलता है उसको पढ़िए, बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बार बार। विश्वास के साथ कहता हूँ कि बुक एग्ज़ाम के अंदर बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।